नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका एक बार फिर से हिंदी अनमोल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ये सारी क्लासें आप YouTube पर हिंदी अनमोल ऑनलाइन चैनल पर आसानी के साथ देख सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग पहला चरण आदिकाल देख रहे हैं और आदिकाल में हम लोग क्या रास साहित्य आज देखेंगे। रास साहित्य को ही जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। आज की क्लास 18वीं क्लास होगी। बिना देर किए हुए आओ शुरू करते हैं। रास साहित्य को परीक्षा लगी हुई है अप्रैल में। जो लिखाया जा रहा है उसको ध्यान पूर्वक आप लोग लिखिए और अच्छे से तैयार कीजिए। हेडिंग डाल लीजिए रास साहित्य। रास, इसी को जैन साहित्य भी कहते हैं। जैन साहित्य, रास या जैन साहित्य। रास और जैन साहित्य किसे कहते हैं, इसको एक परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझते हैं। परिभाषा लिख लीजिए। इसे जैन साहित्य कहा जाता है या रास साहित्य कहा जाता है। 12वीं एवं 13वीं एवं 13वीं शताब्दी, 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में जैन साहित्यों, जैन कवियों द्वारा, शताब्दी में जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई, जिस साहित्य की रचना हुई, जिस साहित्य की रचना हुई उसे रास या जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। उसे रास या जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। रास साहित्य, रास साहित्य या पद, रास साहित्य या पद रचना की वह शैली है, रचना की वह शैली है, वह शैली है जिसमें ताल देकर गायन किया जाता है, जिसमें ताल देकर गायन किया जाता है। अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य का समय क्या है, 12वीं से 13वीं शताब्दी। जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई उसे रास या जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। रास साहित्य या पद रचना की वह शैली है जिसमें ताल देकर गायन किया जाता है। ठीक, ये तो हो गई जैन साहित्य की परिभाषा या रास साहित्य की
परिभाषा। तो आइए देखते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते आगे। आइए देखते हैं आगे। की मुख्य विशेषताएं, की मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषताओं में पहले लिखिए, पहली बात क्या है? राज साहित्य मुख्यतः राज साहित्य मुख्यतः जैन कवियों द्वारा रचित, जैन कवियों द्वारा रचित है। राज साहित्य का मुख्य स्रोत, दूसरे नंबर पर राज साहित्य का मुख्य स्रोत जैन पुराण, जैन पुराण है। तीसरे नंबर पर रास या जैन साहित्य, रास या जैन साहित्य मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, एवं दक्षिणी भारत में प्राप्त हुआ है, एवं दक्षिणी भारत में प्राप्त हुआ है। चौथे नंबर पर राज साहित्य मुख्यतः निम्नलिखित 3 शैलियों में रचित है। निम्नलिखित 3 शैलियों में रचित है। और 3 शैली कौन कौन सी हैं? नंबर एक पे लिखिए चरित शैली, नंबर 2 पे आचार शैली, नंबर 3 पे फाग शैली। अब इन तीनों में है क्या? चरित शैली में क्या है? जैन तीर्थकारों के, इसके अंतर्गत लिखिए जैन तीर्थकारों के चरित्र
का वर्णन किसमें है? चरित शैली में। इसमें आचार शैली में क्या है? साधना से संबंधित, साधना से संबंधित, साधना से संबंधित पदों या उपदेशात्मक, उपदेशात्मक, उपदेशात्मक। फागु शैली में क्या है? स्तुति परक पदों में, स्तुति पद, स्तुति परक पद। आइए देखते हैं रास एवं जैन साहित्य की विशेषताओं। रास साहित्य मुख्यतः जैन कवियों द्वारा रचित है, ये बात एकदम पहले हम लोग समझ चुके हैं। रास साहित्य का मुख्य स्रोत जैन पुराण है। रास या जैन साहित्य मुख्यतः गुजरात, राजस्थान एवं दक्षिणी भारत में प्राप्त हुआ है। तो सिद्ध साहित्य कहाँ प्राप्त हुआ है? पूर्वी भारत में। चलो इसको हम लिखवा देंगे अभी। रास साहित्य मुख्यतः निम्नलिखित 3 शैलियों में रचित है। नंबर 1 चरित शैली, आचार शैली, फागु शैली। चरित शैली के अंतर्गत जैन तीर्थकारों के चरित्र का वर्णन हुआ है, उनके आचरणों का वर्णन हुआ है। आचार शैली में इसमें क्या है? इसमें साधना से संबंधित पद है। चरित शैली में उनके चरित्र से संबंधित पद है, आचार शैली में उनसे साधना से संबंधित पद है। और फाग शैली में क्या है? जो स्तुति की जाती थी, स्तुति परक पद इसमें फाग शैली में मिलते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि साधना से संबंधित पद किसमें मिलते हैं? तो आचार शैली में। जैन साहित्य के साहित्यकारों के चरित्र का वर्णन किसमें मिलता है? तो चरित शैली में मिलता है। स्तुति परक पद किसमें मिलते हैं? तो फागु शैली में मिलता है। रास साहित्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। रास साहित्य भारत में कहाँ पाया जाता है? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, चारों दिशाओं का नाम दे देगा तो आपको क्या करना है? दक्षिणी बताना है। दक्षिणी भारत में पाया जाता है। रास साहित्य का मुख्य स्रोत क्या है? तो जैन पुराण है। और रास साहित्य जैन कवियों द्वारा रचित है, ये तो आप लोग जानते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए विशेषता को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और विशेषताओं को इसमें देखते हैं क्या कौन कौन सी विशेषता है जैन साहित्य में। 4 विशेषताएं हमने देख ली। अब 5 नंबर पर लिखिए, यह साहित्य उपदेश प्रधान है। 5 नंबर पर आप लोग लिखिए, यह साहित्य उपदेश प्रधान। यह साहित्य उपदेश प्रधान है। 6 नंबर पर, इस साहित्य में हिंदू धर्म कथाओं, इस साहित्य में हिंदू धर्म कथाओं, हिंदू धर्म कथाओं को जैन धर्म के अनुरूप बनाकर, हिंदू धर्म कथाओं को जैन धर्म के अनुरूप बनाकर प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद 7 नंबर पर, इस साहित्य का
मुख्य उपदेश इस साहित्य का मुख्य उपदेश धर्म का प्रचार प्रसार करना था। धर्म का प्रचार प्रसार करना था। 8 नंबर पर इस साहित्य की भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। विशेषता को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अब विशेषता देकर पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। 9 नंबर पर राज साहित्य। 9 नंबर पर राज साहित्य आदिकाल का सबसे प्रमाणिक साहित्य है। सबसे प्रमाणित साहित्य है। 9 नंबर पर लिखिए। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर पर राज साहित्य को शुक्ल जी ने 10 नंबर पर राज साहित्य को शुक्ल जी ने सांप्रदायिक साहित्य कहा है। सांप्रदायिक साहित्य कहा है। 11 नंबर पर लिखिए। राज साहित्य में मुख्यतः प्रबंधात्मक काव्यों की रचना हुई है। काव्यों की रचना हुई है। 12 नंबर पर लिखिए। राज साहित्य का मुख्य रस। 12 नंबर पर राज साहित्य का मुख्य रस शांत रस है। मुख्य रस शांत रस है। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। 13 नंबर पर लिखिए। 13 नंबर पर सिद्ध साहित्य पूर्वी क्षेत्र। सिद्ध साहित्य पूर्वी क्षेत्र और जैन साहित्य पश्चिमी क्षेत्र में लिखा गया। और जैन साहित्य पश्चिमी क्षेत्र। दक्षिणी भारत में लिखा गया। और जैन साहित्य दक्षिणी भारत में लिखा गया। दक्षिणी भारत में
लिखा गया। ये तो हो गए विशेषताएं। राज साहित्य जैन साहित्य की विशेषताओं को हम लोग देख रहे हैं। यह साहित्य उपदेश प्रधान है। इस साहित्य में हिंदू धर्म कथाओं को जैन धर्म के अनुरूप बनाकर प्रस्तुत किया गया है। इस साहित्य का मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इस साहित्य की भाषा अभ्रंश प्रभावित हिंदी है। आपसे पूछा जाए जैन साहित्य की भाषा क्या है, तो अभ्रंश प्रभावित हिंदी है। राज साहित्य आदिकाल का सबसे प्रमाणिक साहित्य है, क्योंकि इसमें जो लिखे गए साहित्य है वो अभी तक उपलब्ध है, इसीलिए सबसे प्रमाणिक माना जाता है। राज साहित्य को शुक्ल जी ने सांप्रदायिक साहित्य कहा है। राज साहित्य में मुख्यतः प्रबंधात्मक काव्यों की रचना हुई। राज साहित्य का मुख्य रस शांत रस है। सिद्ध साहित्य पूर्वी क्षेत्र और जैन साहित्य दक्षिणी भारत में लिखा गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए फिर देखते हैं इसके विशेष तत्व क्या है। हो गया। आइए देखते हैं विशेष तत्व को। एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन निकलता है। विशेषता तो आप लोग एकदम अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिएगा कि क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। आप कोई भी पेपर उठाकर देखेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा कि इसमें की विशेषता है कि नहीं है। ये आता रहता है परीक्षा में, इसीलिए विशेषता पर ज्यादा बल दिए रहे हम लोग कि विशेषता किसी की छूटे ना। हेडिंग डालिए राज साहित्य के संदर्भ में विशेष तत्व। राज साहित्य के संदर्भ में विशेष तत्व। विशेष तत्व पहली विशेष तत्व क्या है? संस्कृत में राज परंपरा का प्रथम ग्रंथ। संस्कृत में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ। प्रथम ग्रंथ कौन सा है संस्कृत में? तो आप लोग बताएंगे रिपुदारण रास। रिपुदारण रास। रिपुदारण रास। आपसे पूछा जाए संस्कृत में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ, तो आप क्या बताएंगे? रिपुदारण रास है। दूसरी चीज, अभ्रंश में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ। अभ्रंश में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? उपदेश रसायन रास है। कौन सा है? उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास। अभ्रंश में रास परंपरा का द्वितीय ग्रंथ। तीसरे नंबर पे लिखिए अभ्रंश में रास परंपरा का द्वितीय ग्रंथ आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे?
संदेश राशक कौन सा है? संदेश राशक। संदेश राशक। हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ क्या है? हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। और एक चीज, हिंदी में रास परंपरा का एक चीज और लिख लीजिए, हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य क्या है? पंच पांडव रास है। पंच पांडव रास। अब इतना नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आलोचकों के मत देखेंगे हम, उसके बाद फिर देखेंगे रचनाओं को। हिंदी साहित्य के संदर्भ में विशेष तत्व को हम लोग देख रहे हैं। संस्कृत में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ क्या है? ऋपुदारण रास है। अपभ्रंश में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ क्या है? उपदेश रसायन रास है। अपभ्रंश में रास परंपरा का द्वितीय ग्रंथ क्या है? संदेश राशक रास है। हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास है। हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य क्या है? पंच पांडव रास है। आपसे ये पूछा जाएगा, आप ये बताइए कि संस्कृत में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ क्या है? तो आप क्या बताएंगे? ऋपुदारण रास बताएंगे। आपसे ये पूछा जाएगा रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है? पंच पांडव बताएंगे। हिंदी में रचित पहला रास परंपरा का ग्रंथ क्या है? तो आप क्या बताएंगे? भरतेश्वर बाहुबली रास। संस्कृत में अगर पहला पूछता है तो उपदेश रसायन रास और दूसरा पूछता है तो संदेश राशक आपको बताना है। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अब हम लोग आलोचकों के मत। रास साहित्य के संदर्भ में हेडिंग डाल लीजिए, रास साहित्य के संदर्भ में आलोचकों के मत या कथन जो आप लिखना चाहे लिख लीजिए। पहला कथन क्या है? जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं। पहला कथन, जैन आचार्यों या और कवियों
कवियों की रचनाएं निसंदेह मूल रूप में और प्रमाणिक रूप में सुरक्षित है। इसके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। वह वास्तविक और विश्वसनीय है। कथन क्या है? जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं निसंदेह मूल रूप में और प्रमाणिक रूप में सुरक्षित हैं। इनके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। वह वास्तविक और विश्वसनीय हैं। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कथन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग। जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं निसंदेह मूल रूप से और प्रमाणिक रूप से सुरक्षित हैं। इनके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। वह वास्तविक और विश्वसनीय है। ये कथन किसका हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आइए दूसरा कथन लिखते हैं। दो कारणों से हिंदी परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता। परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? एक तो पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर, आगे लिखिए, एक तो पूरा साहित्य मध्य देश
मध्य देश के बाहर मध्य देश के बाहर लिखा गया है, लिखा गया और लिखा गया और दूसरे इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। दूसरे इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। कथन को एक बार देखते हैं। दो कारणों से हिंदी परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तो पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया और दूसरे इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। यह कथन किसका है? ये कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप ये दोनों कथन नोट डाउन कर लीजिए। एक बार दूसरे नंबर कथन को हम फिर से दोहरा देते हैं। दो कारणों से हिंदी परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तो पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया और दूसरे इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। आप इसको दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं हम रचनाएं। चलो अब देखते हैं हम लोग रचना। जैन राज साहित्य संबंधित प्रमुख रचनाएं, हेडिंग डाल लीजिए। जैन रास साहित्य से संबंधित प्रमुख रचनाएं, नंबर 1 लिखिए, भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। इसके रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूर। अगर रचनाकार की बात की जाए तो कौन है? ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, शालिभद्र सूरी। और समय क्या है? समय है 1184 ईस्वी। ये हो गए पहली रचना, भारतेश्वर बाहुबली रास। रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूर। और समय क्या है? 1184 ईस्वी। वर्ण विषय क्या है इसका? वर्ण विषय की बात की जाए, वर्ण विषय, अगर वर्ण विषय की बात करें तो इसमें क्या है? भरतेश्वर कहाँ के नरेश से? अयोध्या के, अयोध्या नरेश। तथा बाहुबली,
बाहुबली। ये कहाँ के थे? तक्षशिला नरेश, तक्षशिला नरेश। तक्षशिला नरेश के मध्य राजसत्ता के लिए संघर्ष का चित्रण बाद में उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए दिखाया गया, दिखाया गया है। अगर छंद की बात करें, कुल छंद क्या है? कुल छंद कितने हैं? तो कुल छंद बराबर हो जाएंगे 205 है। काव्य भाषा क्या है? पहले काव्य रूप क्या है? काव्य रूप की अगर बात की जाए तो काव्य रूप क्या है? काव्य रूप है खंड काव्य। और रस क्या है? अगर रस की बात की जाए तो इसमें वीर और श्रृंगार और शांत रस तीनों है, लेकिन मुख्य क्या है? शांत रस, यही मेन। ठीक। भाषा की बात की जाए तो भाषा कौन सी है? भाषा है इसकी अभ्रंश प्रभावित हिंदी। अभ्रंश प्रभावित हिंदी। और इसमें क्या है? मुनि जिन विजय ने इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, चलो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। रास साहित्य से संबंधित प्रमुख रचनाओं को हम देख रहे हैं। पहली रचना हमने देखा भरतेश्वर बाहुबली रास। इसके रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूर। समय क्या है? 1184 ईस्वी। इसमें क्या है? इसमें भरतेश्वर जो अयोध्या के राजा हैं, तक्षशिला के राजा कौन? बाहुबली। इनके दोनों के बीच लड़ाई होती है और लड़ाई के बाद इनको अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष की प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। इसमें छंदों की संख्या कितनी है? 205 है। यह कैसा काव्य रूप है? ये खंड काव्य रूप है। और इसकी भाषा क्या है? यह अभ्रंश प्रभावित हिंदी है। और इसमें कौन सा रस पाया जाता है? इसमें मुख्यतः शांत रस पाया जाता है। अगर तीनों रस रहे तो आप तीनों पर टिक करिएगा। अगर आपको तीनों अलग अलग करके दे, कॉलम ए वीर रस, कॉलम बी श्रृंगार रस और कॉलम सी शांत रस, तो आपको क्या टिक करना है? शांत रस टिक करना है। अगर
सीक्वेंस में देता है कि इसमें कौन कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस, इसमें तीनों पाया जाता है। मुंजिन विजय ने इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। अब आइए देखते हैं अगली रचना। पहले आप लिख लीजिए। चलो अब देखते हैं रचना नंबर 2। दूसरी रचना पंच पांडव चरित्रास। दूसरी रचना क्या है? पंच पांडव चरित रास। इसके रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूर्य। अगर रचनाकार की बात करें तो कौन है? शालिभद्र सूर्य है। और समय क्या है? 1191 ईस्वी। 1191 ईस्वी। काव्य रूप क्या है इसका? अगर काव्य रूप की बात करें तो काव्य रूप क्या है? काव्य रूप क्या है? प्रबंधात्मक काव्य। अब प्रबंधात्मक काव्य है तो सर्ग होंगे। कितने सर्ग हैं? कुल सर्ग बराबर, कुल सर्ग बराबर कितने हैं? 15 सर्ग हैं। इसमें क्या है? महाभारत की कथा का चित्रण। महाभारत की कथा का चित्रण है। इस रचना में पांडवों को अहिंसावादी दिखाया गया है। अहिंसावादी दिखाया गया। इस रचना में पांडवों को अहिंसावादी दिखाया गया है। इसे रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। महाकाव्य माना जाता है। इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। राजस्थानी हिंदी है। प्रधान रस, अगर रस की बात करें, यहां पे लिख देते हैं प्रधान रस क्या है? शांत रस। शांत। आइए देखते हैं पंच पांडव चरित्र। इसके रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूर्य। इसका समय क्या है? 1191 ईस्वी। काव्य रूप क्या है? प्रबंधात्मक काव्य है। कुल सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। रस कौन सा है? प्रधान रस की बात की जाए तो इसमें शांत प्रधान रस है।
महाभारत की कथा का भी चित्रण इसमें देखने को मिलता है। इस रचना में पांडवों को अहिंसावादी दिखाया गया है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा किस रचना में पांडवों को अहिंसावादी दिखाया गया, तो आपको क्या बताना है, पंच पांडव चरित रास। इसे रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। किसे? पंच पांडव चरित रास को रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद लिखिए बुद्धिरास। अगली रचना कौन सी है? बुद्धिरास। 3 नंबर पे होगी, 2 ही हुई है अभी, ये तीसरी होनी चाहिए। बुद्धिरास। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार भी शालिभद्र सूर्य है। कौन है? शालिभद्र सूर्य। समय क्या है? इसका समय है 1193 ईस्वी। 1193 ईस्वी। देखें, दिख रहा है, ज्यादा ऊपर लिख दीजिए, ज्यादा ऊपर हो गया है, फिर से लिखना पड़ेगा। नीचे लिखते हैं थोड़ा सा। बुद्धिरास, ये रचना नंबर 3 है। बुद्धिरास। इसके रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूर्य। और समय क्या है? 1193। 1193 ईस्वी। इसमें क्या है? नीति वैराग्य आचरण से संबंधित पद है। इसमें क्या है? नीति वैराग्य आचरण से संबंधित पद। रस की बात की जाए, कौन सा प्रधान रस शांत है? प्रधान रस क्या है इसमें? शांत है। और काव्य रूप की बात की जाए तो कैसा है? अगर काव्य रूप की बात की जाए, काव्य रूप की बात की जाए तो क्या है ये? मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य। एक आप लोग टिप्पणी लिख लीजिए। टिप्पणी में ये लिख लीजिए ताकि डाउट ना रहे। टिप्पणी में आप लोग को लिखना है बुद्धिरासो चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ की रचना है। जल्हड़ की रचना है। अगर आपसे बुद्धिरास पूछता है तो आप किसकी बताएंगे? शालिभद्र सूर्य की। और समय क्या है? 1193 ईस्वी। इसमें है क्या? नीति वैराग्य आचरण से संबंधित पद है। और प्रधान रस क्या है? शांत है। काव्य का रूप क्या है? मुक्तक काव्य है। अगर आपसे ये पूछता है कि बुद्धि रासो किसकी रचना है, तो आप शालिभद्र सूर्य की नहीं बताना। बुद्धि रासो किसकी है? चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ की रचना है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगली रचना है चंदनबाला रास। 4 नंबर पर लिखिए
चंदन बाला रास, चंदन बाला रास। ये किसकी है? आशुक कवि की है। आशुक कवि की रचना है। और इसका समय क्या है? इसका समय है 1200 ईस्वी, 1200 ईस्वी। इसमें रचना स्थल भी मिला है। इसका रचना स्थल लिखते हैं, रचना स्थल। रचना स्थल कहाँ है? जालौर राजस्थान में है, जालौर राजस्थान। और काव्य रूप क्या है इसका? अगर काव्य रूप की बात की जाए तो काव्य रूप क्या है? प्रबंधात्मक महाकाव्य है। काव्य रूप की अगर बात करें तो प्रबंधात्मक महाकाव्य है। प्रबंधात्मक खंड काव्य, सॉरी, प्रबंधात्मक खंड काव्य है। और कुल छंद कितने हैं? कुल छंद 35 हैं। वर्ण विषय अगर बात की जाए, इसका वर्ण विषय क्या है? इस रचना में चंपा नगरी के राजा, इस रचना में चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री, दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला को, चंदनबाला को एक सेठ के यहां बेचने, एक सेठ के यहां बेच देने, के यहां बेच देने, के यहां बेच देने और उसके सतित्व, और उसके सतित्व पर अटल रहने का चित्रण है, पर अटल रहने का चित्रण है। इसका प्रधान रस, इसका प्रधान रस, इसका प्रधान रस करुण है। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रधान रस करुण है, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आइए देखते हैं चंदन बाला रास को। चंदन बाला रास किसकी है? आशुक कवि की। इसका समय क्या है? 1200 ईस्वी। इसका रचना स्थल क्या है? जालौर राजस्थान। काव्य रूप क्या है? प्रबंधात्मक खंड काव्य। कुल छंद कितने हैं? 35। इस रचना में चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला को एक सेठ के यहाँ बेच देने और उसको सतित्व पर अटल, मतलब अपने सत्य पर अटल रहने के लिए, अटल रहने का चित्रण इसमें दिखाया गया है। इसका प्रधान रस क्या है? करुण है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक, आइए देखते हैं अगली रचना क्या है। अगली रचना है जीव दया रास, ये भी आशुक कवि की है। अगली रचना का नाम है
जीव दया रास। रचनाकार कौन? आशु कवि। समय क्या है? 1201 1201 ईस्वी। कुल छंद क्या है? पहले देखते हैं काव्य रूप क्या है। काव्य रूप की बात करें तो कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य। अगर रस की बात करें तो प्रधान रस क्या है? प्रधान रस क्या है इसमें? प्रधान रस इसमें है शांत। और इसी के साथ अगर छंद की बात करें तो कितने हैं? कुल छंद बराबर 58। इसमें है क्या? जीव दया धर्म। जीव दया और धर्म से संबंधित है और धर्म से संबंधित पद। अगली रचना है स्थूल भद्रसार। ये जीवदया 5 नंबर की थी। 5 नंबर पर लिखी और इसको लिखी 6 नंबर पर। स्थूल भद्ररास। स्थूल भद्ररास। इसके रचनाकार जिन धर्म सूरी हैं। जिन धर्म। रचना और रचनाकार एकदम मेल खा रहे हैं। अगर नोट से अगर देखा जाए और बताया ना जाए कि इसमें रचना कौन सी है और रचनाकार कौन से, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें रचनवय कौन है और रचनाकार कौन। समय क्या है? 1209। नाम इसका देखो, जैसे स्थूल भद्ररास। अब ये रचनाकार है कि रचना का नाम है, बच्चे इसी में रह जाएगा। लेकिन आपको बताया जा रहा है ये रचना है, ये रचनाकार। स्थूल भद्र रास रचना है और ये इसके रचनाकार हैं जिनधर्म सूर्य। ऐसे सबको मैंने जितना ब्रैकेट में लिखा है वो क्या है? रचनाकार है। समय क्या है? 1209 ईस्वी। इसमें क्या है? स्थूल भद्र का कोसा नामक वेश्या के साथ इसमें लिखिए। स्थूल भद्र का कोसा नामक वैश्या के साथ भोग लिप्त होना, जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद होना और जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष प्राप्त करना। अगर रस की बात की जाए, प्रधान रस क्या है?
इसमें प्रधान रस क्या है? प्रधान रस है इसमें शांत। काव्य रूप क्या है? काव्य रूप की अगर बात की जाए तो इसमें काव्य रूप है खंड का। खंड का। और भाषा की बात की जाए अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। भाषा की बात की जाए तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। ये तो हो गए स्थूलबद्ध रास के बारे में। आइए देखते हैं रेवंतगिरी रास। सात नंबर पर रेवंतगिरी रास। रेवंतगिरी रास। इसके रचनाकार कौन है? विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी। और समय कब है? 1231 ईस्वी। 1231 ईस्वी नगेंद्र के अनुसार। नगेंद्र के अनुसार। इसमें क्या है? रेवंत के तीर्थ स्थल इसके अंतर्गत थी। रेवंतगिरी तीर्थ स्थल रेवंतगिरी तीर्थ स्थल एवं नेमिनाथ की प्रतिमा का वर्णन है। एवं नेमिनाथ की प्रतिमा का वर्णन है। और क्या है इसमें? गिरनार के जैन मंदिरों गिरनार के जैन मंदिरों गिरनार के जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार के जीर्णोद्धार का भी वर्णन है। का भी वर्णन है। काव्य रूप क्या है इसका? मुक्तक काव्य है। अगर काव्य रूप की बात करें तो काव्य रूप क्या है? काव्य रूप क्या है? मुक्तक है। भाषा क्या है? भाषा की बात की जाए तो भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। और रस की बात की जाए तो शांत रस है। अगर रस की बात की जाए तो क्या है? शांत रस है। रस की बात की जाए तो शांत रस। और इसमें क्या है? इसमें 4 कड़वक छंद है। ये भी लिख लीजिए। इसमें 4 कड़वक छंद है। प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण
प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है। हम देख रहे थे रास की प्रमुख रचनाएं। जीवदया रास किसकी है? आशु कवि की। समय क्या है? 1201 ईस्वी। काव्य रूप क्या है? मुक्तक काव्य है। प्रधान रस शांत है। कुल छंद कितने? 58। जीवदया और धर्म से संबंधित पद है। जीवदया और धर्म से संबंधित पद है। उसके बाद स्थूल भर रास किसकी रचना है? जिनधर्म सूर्य की है। समय क्या है? 1209 ईस्वी है। स्थूल भद्र का कोसा नामक वैश्या के साथ भोग लिप्त होना और जन कोसा ऐसे नहीं है, कोसा ऐसे लिखा गया है, ये वाला सा बना लेंगे। कोसा नामक वैश्या के साथ भोग लिप्त होना और जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष प्राप्त करना। प्रधान रस क्या है? शांत है। काव्य रूप क्या है? खंड काव्य है। भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। उसके बाद रेवंत गिरी रास रचना किसकी है? विजय सिंह सूरी की है। समय कितना है? 1231 ईस्वी है। किसने माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। रेवंत गिरी तीर्थस्थल एवं नेमिनाथ की प्रतिमा का वर्णन है। गिरनार के जैन मंदिरों में के जीर्णोद्धार का भी वर्णन है। काव्य रूप क्या है? मुक्तक काव्य है। भाषा क्या है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। और रस क्या है? शांत रस है। इसमें 4 कड़वा छंद हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण भी है। प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भी है, कोई जरूरी नहीं लिखना है, ही काफी है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो रासो साहित्य में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। आज हम इसको पूरा कर लेते हैं, कल आगे देखेंगे लौकिक साहित्य को। आज रासो साहित्य को हम लोग समाप्ति कर लेते हैं। अगली रचना लिख लीजिए, नेमिनाथ रास। 8 नंबर पर लिखिए, नेमिनाथ रास। ये किसकी रचना है? ये है सुमत गण। कहीं पर सुमत गण मिलता है, कहीं पर सुमत गण मिलता है, तो आप लोग सुमत गण। समय क्या है इसका? इसका समय है 1213 ईस्वी। 1213 ईस्वी। नेमिनाथ एवं किस के चरित्र का वर्णन मिलता है? इसका वर्ण विषय क्या है? नेमिनाथ व कृष्ण एवं, कर लो हुआ में दोनों लोग का मिलता है, एवं कर लीजिए। नेमिनाथ एवं कृष्ण के चरित्र का वर्णन, के चरित्र का वर्णन है। अब कुल छंद कितने हैं? 58 छंद है इसमें। कुल छंद बराबर 58। भाषा क्या है? अगर भाषा की बात की जाए तो अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी। अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी, अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी
हिंदी। नेमिनाथ से संबंधित अन्य रचनाएं हैं, उसको भी लिख लेते हैं। लिखिए, नेमिनाथ से संबंधित अन्य रचनाएं। नेमिनाथ से संबंधित अन्य रचनाएं। पहले तो लिखिए नेमिनाथ चर्यु। नेमिनाथ चर्यु समय क्या है? 1159 ईस्वी। 1159 ईस्वी। और रचनाकार कौन है? हरिभद्र सूरि। हरिभद्र सूरि। अगली रचना क्या है? नेमिनाथ चौपाई। नेमिनाथ चौपाई समय क्या है? 1200। और रचनाकार कौन है? विनय चंद्र सूरि। विनय चंद्र सूरि। नेमिनाथ फागु। अगली रचना क्या है? नेमिनाथ फागु। समय क्या है? 1348 ईस्वी। 1348 ईस्वी। और रचनाकार कौन है? राजशेखर सूरि। राजशेखर सूरि। हम देख रहे हैं नेमिनाथ चौपाई, नेमिनाथ राष्ट्र। इसके रचनाकार कौन है? सुमतिगढ़। और समय क्या है? 1213 ईस्वी। नेमिनाथ एवं कृष्ण के चरित्र का वर्णन मिलता है। कुल छंद कितने हैं? 58। भाषा क्या है? अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। नेमिनाथ से संबंधित जो अन्य रचनाएं हैं वो है नेमिनाथ चर्यु, नेमिनाथ चौपाई और नेमिनाथ फागु। नेमिनाथ चर्यु कब लिखा गया? 1159 ईस्वी में। और लिखने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? हरिभद्र सूरि। उसके बाद नेमिनाथ चौपाई किसने लिखा? 1200 ईस्वी में विनय चंद्र सूरि ने लिखा। नेमिनाथ फागु के नाम से 1348 ईस्वी में किसने लिखा? राजशेखर सूरि ने लिखा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और ये रहे इसके रचनाकार, ये रहा इसका समय। नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो हो गए, आगे बढ़े। जैन साहित्य से संबंधित अन्य रचनाएं। अगली हेडिंग डाल लीजिए, जैन साहित्य से संबंधित अन्य रचनाएं। अन्य रचनाएं एवं उनके रचनाकार। एवं उनके रचनाकार। एवं उनके रचनाकार। एक तरफ आप लोग लिख लीजिए रचना और दूसरी तरफ लिख लीजिए रचनाकार। एक तरफ रचना और इस तरफ रचनाकार। इसमें वर्ण विषय नहीं लिखना है, केवल आपको रचना का नाम लिखना है और रचनाकार का नाम लिखना है। तो लिखिए गौतमी स्वामी रास। गौतमी
स्वामी रास। ये किसकी रचना है? यह है उदयंत या विजयभद्र, उदयंत या विजयभद्र की। इनको विजयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास, ये किसकी रचना है? ये रचना है जिनदत्त सूर्य की, जिनदत्त सूर्य की। और कलछुल रास, कलछुल रास, ये किसकी है? ये रचना है प्रज्ञा तिलक की। ये रचना किसकी है? प्रज्ञा तिलक। ये दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, आपको महत्वपूर्ण रचनाएं भी बताते चलेंगे इसी के साथ। प्रज्ञा तिलक की जिन पदम सूर्य रास, जिन पदम सूर्य रास, ये रचना किसकी है? ये रचना है सार मूर्ति की, सार मूर्ति की। करकंड चरित रास, करकंड चरित रास, ये रचना है कनकामर मुनि की, कनकामर मुनि। कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल प्रतिबोध, ये इसका समय क्या है? 1241 विक्रमी संवत, 1241 विक्रमी संवत। और रचनाकार कौन है? सोमप्रभ सूर्य, सोमप्रभ सूर्य इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद श्रावकाचार, 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 ये किसकी रचना है? इसको एक और नाम दिया गया है द्रव स्वभाव प्रकाश। इसके रचनाकार कौन है? आचार्य देवसेन। ये इंपॉर्टेंट भी है, आचार्य देवसेन इंपॉर्टेंट। इतना नोट डाउन करिए। गौतमी स्वामी रास, उदयंत विजयभद्र की, उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूर्य की, कलछुल रास प्रज्ञा तिलक की, जिन पदम सूर्य रास सारमूर्ति की, करकंड चरित रास कनकामर मुनि की, कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूर्य की, श्रावकाचार द्रव स्वभाव प्रकाश के नाम से भी जानी जाती है। और इसके रचनाकार कौन है? आचार्य देवसेन। इतना नोट डाउन करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो आइए देखते हैं आगे। एक तरफ रचनाकार और एक तरफ रचना। लघुनय चक्र, अगली रचना का क्या नाम है? लघुनय चक्र। इसके रचनाकार कौन है?
इसके रचनाकार हैं आचार्य देवसेन। आचार्य देवसेन। उसके बाद दर्शन सार। दर्शन सार ये किसकी रचना है? ये रचना है आचार्य देवसेन की। ये भी आचार्य देवसेन। मुंजरास किसकी है? मुंजरास इसके कवि अज्ञात। इसके बाद कौन सी है? अंबुरास। अंबुरास इसका समय विक्रमी संवत 1289। समय की बात की जाए तो विक्रमी संवत 1289। और रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं पल्हड़। पल्हड़ इंपॉर्टेंट। गैर सुकुमार अगली रचना है गैर सुकुमार। गैर सुकुमार इसके रचनाकार हैं दिल्हड़ या देवेंद्र सूर। इसके रचनाकार कौन है? दिल्हड़ या देवेंद्र सूर भी कहा जाता है। देवेंद्र सूर। समरा रास। समरा रास ये किसकी रचना है? ये अंबदेव सूरी की। अंबदेव सूरी की है। प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि ये किसकी रचना है? ये रचना है, इसका समय भी है 1361 ईस्वी और ये है मेरुतुंग की। मेरुतुंग की है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमररास। अमररास किसकी रचना है? अभय तिलक मणि की। ये किसकी है? अभय तिलक मणि। अभय तिलक मणि। सुदर्शन चरिव। सुदर्शन चरिव इसको सुदर्शन चरित भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सुदर्शन चरित। ये किसकी है? ये रचना है नय नंदी की। नय नंदी। अगला है पास चरिव। पास चरिव इसको पार्श्व पुराण कहा जाता है। पार्श्व पुराण के नाम से भी जाना जाता है। और इसके रचनाकार कौन है? पदम कीर्ति। पदम कीर्ति। नेमिनाथ फागु अगली रचना कौन सी है? नेमिनाथ फागु इसके रचनाकार राजशेखर सूरी हैं।
राजशेखर सूरी है। हरिश्चंद्र पुराण इसके रचनाकार हैं जाखू मड़ियार। ये इनमोस्ट है। उसके बाद कन्हड़ दे प्रबंध कन्हड़ दे प्रबंध इसके रचनाकार कौन है? पद्मनाथ। भारतेश्वर बाहुबली घोर रास भारतेश्वर बाहुबली घोर रास इसके रचनाकार हैं वज्रसेन सूरी। इसके रचनाकार कौन है? ब्रजसेन सूरी। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की है ही, लिख लीजिए। भारतेश्वर बाहुबली रास एक किसकी है? ये है शालिभद्र सूरी की। शालिभद्र सूरी की रचना। नेमिनाथ चौपाई ये किसकी है? विनय चंद्र सूरी की। की रचना है। और नेमिनाथ चरित ये किसकी रचना है? ये हरिभद्र सूरी की। बस बहुत। चलो देखते हैं। लघुनय चक्र ये रचनाएं हैं और ये है रचनाकार। लघुनय चक्र के रचनाकार आचार्य देवसेन है। दर्शन सार के रचनाकार आचार्य देवसेन है। मुंजराज के रचनाकार का कोई पता नहीं। अंबुराज इसका समय है विक्रमी संवत 1289 और रचनाकार कौन है? पल्लड़। और ये इंपॉर्टेंट रचना है। गय सुकुमार ये किसकी है? दिल्हड़ की है। देवेंद्र सूर के नाम से भी जाना जाता है दिल्हड़ को। समरा रास किसकी है? अमरदेव सूर की है। उसके बाद प्रबंध चिंतामणि 1361 ईस्वी में किसकी है? मेरुतुंग की है। अमर रास ये किसकी रचना है? अभय तिलक मणि की है। सुदर्शन चरित या सुदर्शन चरित किसकी है? नयनंदी की है। पांचचरी पारवश पुराण किसकी है? पदम कीर्ति की है। नेमिनाथ फागु ये किसकी रचना है? राजशेखर सूरी की है। हरिश्चंद्र पुराण ये किसकी है? जाखू मड़ियार की है। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट रचना है। कल्हड़ दे प्रबंध ये किसकी रचना है? पद्मनाथ की है। भारतेश्वर बाहुबली घोर रास ये किसकी है? ब्रजसेन सूरी की है। और भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी है? शालिभद्र सूरी। अगर घोर आ जाए तो वहां पर ब्रजसेन सूरी करना है आपको। नेमिनाथ चौपाई किसकी है? विनय चंद्र सूरी की। और नेमिनाथ चरित किसकी है?
हरिभद्र सूरि की। अब इसी के साथ हमारा राष्ट्र साहित्य मतलब जैन साहित्य समाप्त होता है दोस्तों। अब अगला साहित्य जो होगा हम लोगों का लौकिक साहित्य होगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों लोग सब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत है नहीं, सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान नहीं होगा आपको। और जो क्लासें पीछे की नहीं देखे वो पीछे की क्लासें देखें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।